तो आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारी परीक्षा बोध की एक नई सीरीज, जिसमें मैं कवर करूंगी आपके सारे चैप्टर्स बायोलॉजी के परीक्षा बोध से। ठीक है, इस सीरीज को मैं मतलब जो भी आपका एक चैप्टर है उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। पहले पार्ट में मैं आपको आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हो गए उनको कंप्लीट करूंगी। सेकेंड पार्ट में मैं 3 मार्कर, 4 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, इसमें मुझे जो भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगेगा या उस जो भी मुझे क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि हाँ ये आ सकता है, तो मैं उसका डिटेल्ड आपको डिटेल आंसर प्रोवाइड करूंगी, उसे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो शायद इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पीवाईक्यू से भी नहीं आए हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम सिर्फ ऊपर ऊपर से टच करते हुए चलेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे उसके। सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू कर देते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर आपकी बायोलॉजी का, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये रहा आपका चैप्टर। सबसे पहले आज मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स, फिल इन द ब्लैंक्स और जितने भी 1 मार्कर क्वेश्चंस है वो कवर अप करवाने वाली हूँ। ठीक है, सो आपको बिल्कुल ध्यान से, कंसंट्रेशन से यू हैव टू लिसन मी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एपोमिक्सिस इन प्लांट्स मींस द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। एपोमिक्सिस जो प्रोसेस है प्लांट में, उसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एपोमिक्सिस होती क्या है ये प्रोसेस। तो यस, आई हैव रिटन आंसर फॉर यू। मैं आपको वो आंसर दिखा देती हूँ, ये रहा। देखो, ये है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है? ये होता है बेसिकली बेटा फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। क्या बन रहा है? ध्यान से मेरी बातों को सुनो। हम क्या बना रहे हैं? सीड्स बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं सीड? बिना कोई फर्टिलाइजेशन, यानी बिना कोई फ्यूजन के अपने आप सीड्स का बन जाना नेचुरली। ठीक है, तो एपोमिक्सिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी बिना फ्यूजन ऑफ गेमीट्स के सीड्स का फॉर्मेशन कहलाता है एपोमिक्सिस। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इसमें क्या होता है? ये एक प्रकार की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दिस इज अ टाइप या फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि लगती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसी है। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि विच मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जो एक्टिंग कर रही है, मिमिक्री कर रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, लेकिन एक्चुअल में है क्या? एपोमिक्सिस। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है। ठीक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिखाई देती है या लगती कैसी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसी। ठीक है, अच्छा, एपोमिक्सिस के अलावा एक और आप वर्ड पढ़ोगे आपकी इस चैप्टर में, वो होता है पार्थिनोकार्पी। आपने शायद अभी तक पढ़ भी लिया हो। पार्थिनोकार्पी क्या होता है? पार्थिनोकार्पी और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं ज्यादा अंदर तो नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ क्वेश्चन में कभी कभी आ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ध्यान से सुनना, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। यदि इस सीड की जगह, यहाँ पे क्या लिखा है? सीड। इस सीड वर्ड को काट के मैं यहां लिख दूं फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, तो ना यदि मैं लिख दूं आपका फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, तो आपका आंसर हो जाएगा पार्थिनोकार्पी। ठीक है, तो इतनी बात आपको होनी चाहिए अच्छे से क्लियर। मैं कह रही हूं कि यदि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट हो रहा है, यानी फ्रूट बन रहा है बिना कोई फर्टिलाइजेशन के, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। लेकिन यदि फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, लेकिन यदि सीड्स बन रही हैं बिना कोई फर्टिलाइजेशन के, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स हो रहा है बिना कोई फर्टिलाइजेशन के, सो दैट इज एपोमिक्सिस। ठीक है, दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए। हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था। चलो, सो लेट मी शो यू द क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन था हमारे पास कि एपोमिक्सिस इन प्लांट्स मीन द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। किस टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे? तो क्या यहाँ फ्यूजन हो रहा है गेमीट्स का? नहीं, ये बात रॉन्ग है। क्या यहाँ स्टेम कटिंग हो रही है? नहीं। रूट कटिंग? नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। मैंने आपको बताया ना, बिना कोई फर्टिलाइजेशन के। एपोमिक्सिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन या विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा बी।
ये है आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो देखते हैं हम। बेसिकली आपको एम्ब्रियो सैक जब भी वर्ड बोला जाए, आपको हमेशा एक बात क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। जहां पे भी आप बेटा एम्ब्रियो सैक सुनो ना, आप सबसे पहले आपके दिमाग में जो बात आनी चाहिए वो है कि एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो सैक एक 7 सेल्ड यानी 7 सेल हैं इसमें और 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस है। ठीक है, ये बात आपको तुरंत एम्ब्रियो सैक का नाम सुनते ही आनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपके एमपी बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए मैंने मार्क भी कर दिया है कि ये बेसिकली एमपी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये देखो एमपी बोर्ड में पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो बेसिकली एम्ब्रियो सैक होता क्या है। तो मैं, क्योंकि ये जो सीरीज है ना बेटा, ये मैं आपको हर चीज इतने डीप में जाके तो पढ़ा नहीं सकती, नहीं तो सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा तो एक्सप्लेन करती जाती हूँ। फिर भी देखो, आपने पढ़ा होगा कि जो फ्लावर होता है उसमें एक मेल पार्ट और फीमेल पार्ट भी होता है। फीमेल पार्ट को अपन क्या कहते हैं? कार्पल या पिस्टल कहते हैं। तो ये जो पिस्टल या कार्पल होता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, यदि आपने पढ़ा हो। पार्ट होता है आपका ये स्टिग्मा, इस टाइप से स्टिग्मा रहता है, फिर होता है आपका ऐसा स्टाइल, और फिर ऐसा ओवेरी होता है। ठीक है, ओवेरी होती है सबसे नीचे। इस ओवेरी के अंदर आपका ओव्यूल होता है। इस ओवेरी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल होता है बेटा। इसी ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बनता है। तो इसी ओव्यूल के अंदर क्या बनता है? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ओवेरी तो नहीं दिखाई है मैंने, लेकिन यहाँ पे आपको ओव्यूल दिखाया। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है जो अब मैं ब्लैक कलर से मार्क कर रही हूं, ये है आपका ओव्यूल। ठीक है, ये है आपका ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर है, देखो ये रहा आपका ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये होता है हमारे पास एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये है आपका एम्ब्रियो सैक। अब मैं आपको दिखाने वाली हूं कि कैसे इसमें 7 सेल और कैसे इसमें 8 न्यूक्लियस है। देखो ध्यान से, यदि आप देख पा रहे हो तो बेटा ये जो ओव्यूल होता है, इसके 2 एंड होते हैं। एक आपको दिख रहा होगा ये खुला हुआ एंड, ये खुला हुआ एंड आपको दिख रहा होगा। देखो मैं मार्क करके बताती हूँ, 1 सेकेंड। देखो एक आपको ये खुला हुआ एंड दिख रहा है, इसको अपन कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। और ये वाला जो एंड है बंद एंड, ये ऐसा बंद एंड, ओव्यूल का बंद एंड, ये कहलाता है चैलेजल एंड। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर इस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 सेल्स होते हैं प्रेजेंट। इन 2 नीचे वाले सेल्स को, जिसको मैं मार्क कर रही हूं, इनको अपन कहते हैं सिनर्जिड्स। क्या कहते हैं? इन 2 सेल्स को सिनर्जिड्स कहते हैं। ये जो ऊपर एक सेल है जो दोनों के ऊपर है, ये कहलाता है एग सेल। ये एक होता है, सिनर्जिड्स 2 हैं, एग सेल 1 है। तो कितने सेल पढ़ी अभी तक हमने? 3 सेल। हम इस चैलेजल एंड की तरफ देखें तो इस एम्ब्रियो सैक में इस चैलेजल एंड की तरफ अगेन आपके 3 सेल्स हैं। ये तीनों एक साथ, ये तीनों आपके कहलाते हैं एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, ये 3 हैं आपके यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, अच्छा तो अब ये कितने ओवरऑल कितने सेल्स हो गए? 3 ये प्लस 3 ये हो गए आपके 6 सेल्स। और एक ये सबसे बड़ा सेल, बचा हुआ जितना पार्ट है वो एक अलग सेल है, जिसको अपन क्या कहते हैं? सेंट्रल सेल। तो टोटल हमारे पास कितने सेल्स हो गए? 7 सेल। समझ में आया कैसे? देखो एक सेल, ये रहे 3 सेल, प्लस ये 3 सेल और प्लस एक ये सेल, टोटल कितने हो गए आपके पास? 7 सेल। ठीक है, अब इसमें 8 न्यूक्लियस कैसे होते हैं वो चीज समझो। यदि मैं देखूं तो मैं रेड कलर से आपको मार्क करके बताऊंगी। देखो हर एक सेल के पास 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, तो मतलब हर एक एंटीपोडल के सेल के पास अपना एक एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस। ठीक है, और नीचे वाले जो 2 सिनर्जिड्स हैं, इनके अपने 2 न्यूक्लियस, एक एग सेल का एक ये न्यूक्लियस,
तो 1 2 3 4 5 6। और बेटा जो आपका सेंट्रल सेल होता है, जो सेंट्रल सेल होता है, इसके पास होते हैं 2 न्यूक्लियस। इन 2 न्यूक्लियस को अपन क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2 न्यूक्लियस को, जो कि किसके अंदर है? सेंट्रल सेल के अंदर, इसको अपन कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो कितने न्यूक्लियस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बात समझ में आई कैसे हमारे पास 7 सेल्स हैं और कैसे हमारे पास 8 न्यूक्लियस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कह सकती हूँ कि हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक, ये 7 सेल्ड, ये बेसिकली 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। अब मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन। पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज, बताओ इसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं? अब तो आप आंखें बंद करके भी बोल सकते हो कि मैम इसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एंजियोस्पर्म्स फीमेल गेमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड एज। देखो, पहली बात तो ये समझो कि जो अभी जो हम एम्ब्रियो सैक पढ़ के आए हैं ना, जो एम्ब्रियो सैक पढ़ के आए हैं, उसी का दूसरा नाम होता है क्या? फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो कुछ भी नहीं, वो एक दूसरा नाम है हमारे एम्ब्रियो सैक का। ठीक है, तो जो फीमेल गेमेटोफाइट है या एम्ब्रियो सैक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो याद रखना बेटा, एंजियोस्पर्म्स में फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक को रिप्रेजेंट किया जाता है एग सेल से, एग से। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ आप 4th क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है, दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप इसको छोड़ना नहीं है, पढ़ना हमें सब है, लेकिन ध्यान देके कि कौन कितनी बार पूछा गया है, किस हिसाब से उसको पढ़ना है। देखो, 4th क्वेश्चन, द टर्म जेनिया डिनोट्स द इफेक्ट ऑफ पोलन ऑन। जो जेनिया टर्म है, ये किस चीज को डिनोट करता है? पोलन। मीन्स ये डिनोट कर रहा है पोलन के इफेक्ट को किस पर? जो जेनिया टर्म है, ये इफेक्ट ऑफ पोलन को किस पर डिनोट करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्म। ठीक है, 4th वाले का आंसर है एंडोस्पर्म। ठीक है, देन वी हैव 5th क्वेश्चन हियर। 5th question says the fusion of male gamete with the secondary nucleus of the embryo sac is a process of। इसके लिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो मेल गेमीट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, यानी जो हमारा एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर बेटा जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, उसी को अपन सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। पोलर न्यूक्लियाई को सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहा जाता है। तो इस प्रोसेस को मेल गेमीट का हमारे पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन, अभी पढ़ के आए हो ना पीछे पोलर न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में, तो हाँ, तो जो मेल गेमीट होता है वो जब फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसके लिए आपको पूरी प्रोसेस आनी चाहिए। देखो, मैन इस पूरी प्रोसेस को आप अच्छे से एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से गिवन है ये, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। मैं यहाँ पे पूरी थ्योरी लिख के नहीं लाई हूँ। आपको जो भी थ्योरी पढ़नी है, इसके लिए एनसीईआरटी में इसका बेस्ट आंसर दिया है। तो आप एनसीईआरटी में डबल फर्टिलाइजेशन करके टॉपिक है, उसमें आप देख लें। एनसीईआरटी में एक मैं बता देती हूँ टॉपिक है आपका डबल फर्टिलाइजेशन, उसमें आप प्लीज इस टॉपिक को पढ़ लें। ठीक है, यदि किसी को पेज नंबर भी पता हो तो आप कमेंट्स में पेज नंबर भी बता दो, तो आसानी होगी ढूंढने में। ठीक है, तो ये वाली जो प्रोसेस है इसको मैं आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगी, बट क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चंस तो ठीक ही हैं, 3 4 और शायद 5 मार्कर क्वेश्चन भी आ जाए, पूरी प्रोसेस पूछ लेंगे। तो देखो, मैं आपको पूरी प्रोसेस एक बड़े अच्छे से समझा देती हूँ। यदि बेटा मैं आपका एक रफ एम्ब्रियो सैक बनाऊं, तो इस टाइप से मैंने आपका एम्ब्रियो सैक बना दिया। अभी हम पढ़ के आए हैं कि इसके यहाँ पे है 3 एंटीपोडल सेल्स और ये है आपकी 2 सिनर्जिड्स और एक ये एग सेल। ठीक है, और ये है आपका पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में। ठीक है, देखो आपका जो मेल गेमीट होता है बेटा, जो मेल गेमीट होता है वो इस टाइप से
पोलन ट्यूब तो जानते हो ना, जो आपका स्टाइल होता है उसमें पोलन ट्यूब डेवलप होता है, और इस टाइप से जो मेल गेमीट होता है वो एंटर करता है इन सिनर्जिड्स के थ्रू। ये जो सिनर्जिड्स दिख रहे हैं ना, इनके थ्रू एंटर करता है। हमारे पास दो मेल गेमीट होते हैं। अरे यार देखो हमारे पास बेसिकली, हाँ देखो हमारे पास बेसिकली दो मेल गेमीट होते हैं, एक ये है आपका मेल गेमीट और एक ये है। तो दो मेल गेमीट में से बेटा जो एक मेल गेमीट होता है वो सीधा जाता है, एक मेल गेमीट होता है वो जाता है इस बीच वाले एग सेल के पास, वो जाता है इस बीच वाले एग सेल के साथ पास। ये रहा एक मेल गेमीट, ये रहा हमारे पास एक वो मेल गेमीट, ये जाएगा इस एग सेल के पास और फ्यूज हो जाएगा इसके साथ, फर्टिलाइजेशन होगा। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन। अब यहां से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है जाइगोट, जो कि एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जो कि एक डिप्लॉयड मींस 2n स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जो मैम जो पीछे जो दूसरा मेल गेमीट बचा है वो कहाँ जाएगा? जो बचा हुआ अदर मेल गेमीट है वो जाता है इस सेंट्रल सेल के अंदर इन दो पोलर न्यूक्लियाई के पास, और इन दोनों के साथ एक साथ फ्यूजन करता है। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसको अपन ने ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा? क्योंकि एक मेल गेमीट है और दो न्यूक्लियाई हैं। टोटल कितने हमारे पास न्यूक्लियस हो गए? 3। टोटल हमारे पास हो गए कितने? 3n, सॉरी ये हो गया हमारे पास 3n। तो इस प्रोसेस को अपन ने क्या कहा? ट्रिपल फ्यूजन। और इस प्रोसेस के थ्रू हमें एज अ प्रोडक्ट एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर यानी एक 3n स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। होप कि आपको पूरी प्रोसेस अच्छे समझ में आई हो। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि हमारे पास दो मेल गेमीट है, ध्यान से सुनना, दो मेल गेमीट है जो इन सिनर्जिड्स के थ्रू अंदर आएंगे। ये इन सिनर्जिड्स के थ्रू अंदर आते हैं। जो एक मेल गेमीट है वो एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है और फॉर्म करता है जाइगोट विच इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन। वाइल जो हमारा अदर मेल गेमीट है, देखो ये मैंने दूसरे मेल गेमीट की कहानी लिखी है, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अदर मेल गेमीट। जो हमारे पास अदर मेल गेमीट है वो क्या करता है? दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। ये प्रोसेस कहलाती है ट्रिपल फ्यूजन, और इसमें जो हमारे पास फॉर्म होता है वो एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसको अपन क्या कहते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बेटा इस एंडोस्पर्म पर, इसको सिर्फ एंडोस्पर्म भी कह सकते हो या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इसका पूरा नाम है सरनेम के साथ, है ना। तो ये जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है इसको एंडोस्पर्म कहते हैं। हमेशा याद रखना, आपके एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है 1 मार्कर क्वेश्चन में, तो कि एंडो कभी पूछेंगे वो एंडोस्पर्म किस टाइप का स्ट्रक्चर है, तो आपका ऑप्शन दे देंगे ट्रिप्लॉइड, डिप्लॉइड या हैप्लॉइड, इस टाइप के ऑप्शन दे देंगे। तो आपको टिक करना पड़ेगा कि वो एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। कभी वो पूछ लेंगे कि ट्रिपल फ्यूजन से क्या मिलता है हमें, तो ट्रिपल फ्यूजन से हमें एंडोस्पर्म मिलता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के जाना पड़ेगा, है ना। अब मैं आपको जो एक्चुअल में जो आपका वहां पे क्वेश्चन था वो दिखा देती हूँ। उससे पहले मैंने जो यहाँ पे लिखा है एक बार वो भी समझ लो, है ना। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, पहले मैं इस पूरी चीजों को इरेज कर दूं। मैंने आपको यहाँ क्या बताया है कि जो एक मेल गेमीट है वो फ्यूज कर रहा है एक एग सेल के साथ। ये दोनों ही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं, मेल गेमीट भी हैप्लॉइड होता है और एग सेल भी हैप्लॉइड है, यानी एक एन है इन दोनों में। तो ये दोनों मिलके एक 2n यानी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसका नाम होता है बेटा जाइगोट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और प्रोसेस कौन सी है? इस प्रोसेस को अपन कहते हैं सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब जो दूसरा मेल गेमीट है उसकी कहानी ये है, जो हमारे पास दूसरा मेल गेमीट होता है, यहाँ पे मुझे लिखना था अदर मेल गेमीट, है ना, लिख ही देती।
तो जो अदर मेल गेमीट है वो फ्यूज करता है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ और बनाता है एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसको अपन क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। इस ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। अब बेटा क्योंकि ये दोनों प्रोसेस यानी कि जो आपकी सिनगेमी है, सिनगेमी मींस फर्टिलाइजेशन जो फर्स्ट वाली प्रोसेस है, और ये ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि ये दोनों ही प्रोसेस हो रही होती हैं आपके एम्ब्रियो सेक में एक साथ, तो इन दोनों प्रोसेस को एक साथ अपन क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो सिनगेमी क्या है, एक मेल गेमीट का एक एग सेल के साथ फ्यूज करना, वो सिनगेमी है। ट्रिपल फ्यूजन क्या है, अदर मेल गेमीट का दो पोलर यानी जो आपके पोलर न्यूक्लियाई हैं उनके साथ फ्यूज करना, वो क्या होता है, दैट इज ट्रिपल फ्यूजन। दोनों प्रोसेस को एक साथ अपन क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। आई नो कि मैंने ज्यादा ही डिटेल में समझा लिया और थोड़ा ज्यादा टाइम भी लिया है, बट इससे आपके कई सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। इवन आपके जो 3-4 मार्क्स में भी यदि आ गए ना तो आप आराम से लिख के आ सकते हो। एक बार आप बस थ्योरी एनसीईआरटी से भी पढ़ लेना। ओके, अब मैं देख लेती हूँ एक्चुअल में हमारे पास क्या क्वेश्चन था। देखो हमारा क्वेश्चन था, व्हाट इज द फ्यूजन प्रोडक्ट, नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, नहीं ये भी नहीं था यार हमारा क्वेश्चन। एक सेकेंड, इसके ऊपर वाला था, इसके ऊपर वाला था बेटा, ये था। देखो हमारा क्वेश्चन था ये, द फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस। मेल गेमीट का सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस को क्या कह सकते हैं अपन, पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। पोलर न्यूक्लियाई कहो या सेकेंडरी न्यूक्लियस कहो, ये जो the fusion of male gamete with the secondary nucleus in the embryo sac is a process of, ये उसने ये नहीं पूछा है कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसने ये पूछा है कि ये जो चीज है यानी ये जो मेल गेमीट का सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जो फ्यूजन है ये किस प्रोसेस के अंडर आता है, इज अ प्रोसेस ऑफ, किसकी प्रोसेस है ये, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन, है ना। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का आखिरी रिजल्ट क्या था, एंडोस्पर्म। विच इज अ, एंडोस्पर्म कैसा स्ट्रक्चर था, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो आपके ऐसे कई क्वेश्चंस हो जाएंगे सॉल्व, बिलीव मी। देखो नेक्स्ट है, व्हाट इज द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ पोलर न्यूक्लियस, फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ पोलर न्यूक्लियस एंड मेल गेमीट। बताओ क्या है, पोलर न्यूक्लियाई और मेल गेमीट ने मिलकर क्या बनाया था, ये क्या प्रोसेस थी, ये ट्रिपल फ्यूजन था। इसका वो प्रोडक्ट पूछ रहा है, वो आपसे प्रोसेस नहीं पूछ रहा है। यदि वो प्रोसेस पूछता तो आंसर ट्रिपल फ्यूजन होता, लेकिन ट्रिपल फ्यूजन गलत है। अच्छा, ये फ्यूजन इसका प्रोडक्ट क्या है, तो इसमें अपना एंडोस्पर्म बना था। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स वाटर इज नॉट नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। किसमें आपका वाटर नेसेसरी नहीं होता है, तो देखो बेटा वॉलिसनेरिया तो आपका बेसिकली वाटर पॉलिनेशन ही होता है, इसमें पॉलिनेट वाटर के ही थ्रू होता है। फ्यूनेरिया और फर्न में भी जहां तक है वाटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन पाइसम सटाइवम जो है इसमें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए हमारे पास है, टेपेटम इज अ पार्ट ऑफ। टेपेटम किसका पार्ट है, इसको इरेज कर दूं, यस, टेपेटम इज अ पार्ट ऑफ। टेपेटम किसका पार्ट है, तो इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि भैया टेपेटम होता क्या है। तो आ जाओ, मैंने लिखा है अगेन। बेटा एक चीज और बता दूं कि टेपेटम पे आपके कई क्वेश्चंस आते हैं, इसको बेटा 1 मार्क करके ले लो, तुम अच्छे से तैयार करके रखो। इवन 3 मार्क्स में ये भी पूछ लेगा कि टेपेटम के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो कभी कभार, तो या टेपेटम के ऊपर 2-3 पॉइंट्स हो, ऐसे पूछ सकता है बढ़िया से। सो आ जाओ, लेट अस डिस्कस अबाउट टेपेटम।
देखो ये बनाया हुआ है मैंने स्ट्रक्चर, आई नो थोड़ा सा इतना क्लियर नहीं होगा तुम्हें, बट पढ़ सकते हो, ऐसा मैंने लिखा हुआ है। देखो टेपेटम को समझने के लिए मैं तुम्हें पूरी कहानी समझाने वाली हूँ। तुमने इतना तो सुना होगा आप लोगों ने कि बेसिकली हमारे पास फ्लावर में मेल पार्ट है। मेल पार्ट जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। फ्लावर के मेल पार्ट को क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। इस मेल पार्ट को यदि तुम्हें याद हो तो ध्यान से देखना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अपनी एनसीईआरटी खोलो, यदि खोल सकते हो तो उसमें तुम अभी देख सकते हो, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, इस टाइप का। ये है आपका एक स्टेमन। इस स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाला पार्ट कहलाता है एंथर, और ये जो डंडी स्टॉक जैसा पार्ट है इसको कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, ये बात तो 9th-10th की बेसिक बायो की बातें हैं। ठीक है, जैसे बेसिक मैथ होती है ना, वैसी कुछ बेसिक बायोलॉजी की बात है ये, कि एंथर और फिलामेंट जो है ये किसके पार्ट होते हैं, स्टेमन के, जो कि मेल पार्ट है। अच्छा, अब मैं इस एंथर को थोड़ा अच्छे से बड़ा करके यदि मैं आपको दिखाऊं इसका पार्ट, तो ये एंथर ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है एक्चुअल में ये एंथर। बेसिकली ये जो एंथर है, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। देखो ये रहा हमारे पास हमारा एंथर। ठीक है, ये जो एंथर होता है बेटा, इसकी 4 वॉल लेयर्स होती हैं। देखो ये जो एंथर है, ये रहा एंथर। ठीक है, इसके अंदर ये क्या है हमारे पास, ये जो एंथर है इसके अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। अभी क्या होते हैं अभी ये तुम नहीं समझ पाओगे यदि तुमने पहले नहीं पढ़ा है, तो अभी जितना पढ़ा रही हूँ वो सुनो। ये होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, इन इधर से लेकर इधर तक आपको 4 वॉल लेयर मिलती हैं। आपको बेसिकली 4 वॉल लेयर मिलती हैं। देखो 1 2 3 और 4, इस टाइप की आपको यहाँ से यहाँ तक 4 वॉल लेयर मिलती हैं। जो सबसे बाहर वाली वॉल लेयर होती है, यानी यहाँ पे इस एंथर, ये यहाँ पे जो होती है उसको अपन कहते हैं एपिडर्मिस। ये आउटर मोस्ट वॉल लेयर होती है। ठीक है, ठीक है, फिर आती है आपकी नेक्स्ट वॉल लेयर। उसके अंदर एपिडर्मिस की जैसे ये रही आपकी एपिडर्मिस, तो उससे नीचे होती है एंडोथीसियम। ठीक है, फिर होती है आपकी उसके अंदर वाली लेयर जिसको अपन कहते हैं मिडिल लेयर, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है यानी इनर मोस्ट वॉल लेयर, उसी को अपन कहते हैं टेपेटम, जिसके ऊपर हमारा क्वेश्चन गिवन है। ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने कहा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है, मेरे पास एक एंथर है, ये रहा मेरा एंथर। हाँ, तो इस एंथर में बाहर से लेकर अंदर तक इस टाइप से 4 वॉल लेयर होती हैं। देखो 1 2 3 और 4, और फिर यहाँ पे होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, जो सबसे बाहर वाली वॉल लेयर होती है इसको अपन क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। फिर होती है आपकी एंडोथीसियम, फिर होती है मिडिल लेयर, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है ये होती है आपकी टेपेटम। ये सबसे पास होती है इस माइक्रोस्पोरेंजिया के। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या? अब देखो, अब हमें मेजरली किसके बारे में पढ़ना था, टेपेटम के बारे में। तो बेटा टेपेटम पे जाने से पहले एक और ऐसा पॉइंट बताऊंगी कि वो आपके इवन बहुत बार आया हुआ है आपके एमपी बोर्ड में। ठीक है, तो ये बात आपको, वो क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनो, आपके एमपी बोर्ड में पूछा गया है कि जो आउटर मोस्ट 3 लेयर है उनका क्या काम होता है। तो बेटा जो एपिडर्मिस पूछ ले, एंडोथीसियम पूछ ले, या मिडिल लेयर, तीनों में से कोई भी लेयर पूछ ले, या तीनों को एक साथ पूछ ले, तीनों का काम होता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन और डेहिसेंस ऑफ पोलन ग्रेन टू रिलीज एंथर। डेहिसेंस मतलब जब आपका, देखो जब आपका एंथर फटता है तो उसमें होते हैं पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन को बाहर निकलने में भी ये हेल्प करता है। ये जो एंथर है इसमें क्या बनते हैं बेटा, अंदर इसके पोलन ग्रेन बनते हैं। तो इन पोलन ग्रेन्स को बाहर निकालने में भी 3 लेयर यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर हेल्प करती हैं।
और ये तीनों प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं। तो इनके ये दो काम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, अक्सर पूछा गया है। और उससे भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टेपेटम का क्या काम होता है। टेपेटम का काम यहाँ पे थोड़ा कट के लिखा हुआ है, फिर भी आप पढ़ लो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड नरिशमेंट। आप अपने नोट्स में लिख लेना अलग से कि टेपेटम का काम होता है टू प्रोवाइड नरिशमेंट। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना है? देखो मैंने आपको बताया ना कि जो टेपेटम है वो ये, एक सेकेंड, ये जो आपकी टेपेटम है ये सबसे पास है, ये सबसे पास है इस गोल गोल स्ट्रक्चर के, जिसको अपन माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। यही आगे जाके पोलन सैक में चेंज होता है, ठीक है, यही आगे जाके पोलन सैक और पोलन ग्रेन बनाएगा। तो जो आपके डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स हैं, यानी जो आपके बढ़ते हुए, है ना, बड़े होते हुए, बच्चे से बड़े होते हुए जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है हमारी टेपेटम वाली लेयर, ठीक है, क्योंकि वो सबसे अंदर है और सबसे पास है, ठीक है। तो बात समझ में आई? तो बेटा जो बाहर वाली 3 लेयर दिख रही हैं ये आपको प्रोटेक्शन, ये आपको नहीं, सॉरी, ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और जब पोलन ग्रेन बन जाते हैं, है ना, तो उनको बाहर निकलने में भी यही हेल्प करती हैं, ठीक है। तो डेहिसेंस ऑफ पोलन ग्रेन टू रिलीज एंथर और प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये काम है इन 3 आउटर मोस्ट लेयर का। ये काम तुम्हें अच्छे से लर्न होना चाहिए। यस, नेक्स्ट देखो, टेपेटम का काम मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा कि जो टेपेटम है इसका काम है टू प्रोवाइड नरिशमेंट, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है ये लेयर, किसको? डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बेटा मैं टेपेटम में थोड़ा सा और अंदर जाना चाहूंगी क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो टेपेटम के ज्यादा नहीं, 2-4 पॉइंट्स ही मैं यहाँ पे लिख के लाई हूँ, वो तुम देख लो एक बार, है ना। देखो बेटा जो टेपेटम होता है, टेपेटम जो अंदर वाली लेयर है, अंदर वाली वॉल लेयर है, दिस इज एक्चुअली द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ एंथर। ये एंथर की सबसे अंदर वाली वॉल लेयर होती है। इसका काम क्या है? टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। ये काम बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन एमपी बोर्ड में पूछा भी गया है, ठीक है। ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है तुम्हारा कि प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। कौन? टेपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है हमारे डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। अच्छा, इस टेपेटम की एक और खासियत है कि ये जो टेपेटम है ये एक बहुत रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, एनसीईआरटी लिखती है मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है वो? स्पोरोपोलिन। उसको रिलीज या उसको सीक्रेट करती है, उसको भी बनाती है और बाहर निकालती है। तो जो टेपेटम है उसका एक और खासियत है या एक और काम है, वो है कि ये सीक्रेट करती है स्पोरोपोलिन जैसे खतरनाक सब्सटेंस को। ये इतना खतरनाक हार्ड सब्सटेंस है कि ये किसी भी प्रकार के एसिड, बेस, टेम्परेचर, कोई भी चीज, आप कितना भी, कोई भी चीज इस पर इफेक्ट नहीं डाल सकती, कोई भी चीज इसको नहीं हरा सकती, किसी भी चीज से ये टूटने वाला नहीं है, ठीक है। यदि कोई चीज के ऊपर स्पोरोपोलिन है यानी कि वो चीज टूटने तो वाली ही नहीं है, वो टूट नहीं सकती, वो खराब नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऐसे स्पोरोपोलिन को कौन बनाता है? हमारा टेपेटम बनाता है। एक पॉइंट स्पोरोपोलिन का ये भी याद रखना पड़ेगा कि स्पोरोपोलिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कि किसके द्वारा बनाया जाता है? हमारी टेपेटम के द्वारा बनाया जाता है। अभी आगे भी मैं आपको स्पोरोपोलिन का एक और पॉइंट बताऊंगी आगे जाके। अभी तो फिलहाल हम इससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे ये रहा, देखो ध्यान से देखो बेटा, ये कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? अरे यार, देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन कि टेपेटम किसका पार्ट है? तो टेपेटम इज बेसिकली द पार्ट ऑफ एंथर वॉल। किसका पार्ट है? एंथर की वॉल का।
तुरंत आंसर आ जाएगा। अच्छा, एंडोस्पर्म इज जनरली, एक बात बताओ, मैंने तुमको एंडोस्पर्म में जरूर 10-15 मिनट लिए थे शायद पढ़ाने में, समझाने में, लेकिन उससे आपके 5-6 क्वेश्चंस निपट गए कि नहीं, यानी 5-6 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो एंडोस्पर्म जनरली कैसा स्ट्रक्चर है, ट्रिप्लॉइड। इसको सोचने में तुम्हें 5 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, ठीक है। द एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ, अब आ जाओ, मैं कह रही थी ना कि मैं स्पोरोपोलन को फिर से समझाऊंगी, अब आ गया है वो टाइम। देखो, एग्जाइन जो है, पोलन ग्रेन की जो एग्जाइन है वो किससे बनी होती है, तो भैया पोलन ग्रेन तो जानते हो क्या होता है। देखो, लेट मी शो यू पोलन ग्रेन, ये रहा, देखो पोलन ग्रेन, ये रहा हमारे पास पोलन ग्रेन। ये जो पोलन ग्रेन होता है बेसिकली बेटा, इस पोलन ग्रेन के ऊपर मैं थोड़ी सी आपको चर्चा करूंगी, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं एमपी बोर्ड में, याद रखिएगा। इवन आपकी ये 2 लेयर जो है, इंटाइन एक्साइन, इन दोनों पर ही क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से पढ़ना। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पर स्टार मार्क या कुछ कॉन्सेप्ट्स पर स्टार मार्क कर रही हूँ, उनको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। देखो, जो पोलन ग्रेन होता है उसकी एक होती है बाहर वाली लेयर, ये जो बाहर वाली लेयर है इसको अपन क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं, ठीक है। वाइल जो एक कंटिन्यूअस लेयर दिख रही है, ऐसी लगातार लेयर, ये होती है आपकी इंटाइन। बाहर वाली लेयर एक्साइन, अंदर वाली लेयर इंटाइन। अब समझो एक्साइन को, ये जो बेटा एक्साइन होती है ना, आपको दिख रहा होगा कि बीच बीच में इसमें ऐसी जगह खाली है। ये जगह क्यों खाली है, सुनो, ये जो बीच की जगह होती है, इस जगह को अपन क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। तो दिस बीच की खाली जगह इज नोन एज जर्म पोर, ठीक है। ये वो जगह है जहां पे आपकी ये वाली लेयर, बाहर वाली लेयर यहाँ पे एब्सेंट है, यानी कि यहाँ पे आपकी एक्साइन होती है एब्सेंट। ये जो जर्म पोर है यहाँ पे क्या होती है बेटा, आपकी एक्साइन, बाहर वाली लेयर यहाँ पे देखो नहीं है, ये जगह खाली खाली, और यहाँ पे ये जो बाहर वाली लेयर है वो भी देखो प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये जर्म पोर है, आप लिख सकते हो कि एट द जर्म पोर, या जर्म पोर इज अ प्लेस वेयर एक्साइन इज एब्सेंट, जहां पे एक्साइन एब्सेंट होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब मैं आपको बताने वाली हूँ एक्साइन और इंटाइन के बारे में थोड़ी सी डिटेल, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो, ये रहा आपका एक्साइन, ये रही आपकी बाहर वाली लेयर एक्साइन। एक्साइन क्या है, हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन की हार्ड आउटर लेयर बाहर वाली और हार्ड लेयर है, बहुत मजबूत लेयर है। अच्छा, मजबूती, अभी अभी मैंने बताया था कि हार्डनेस या मजबूती किस सब्सटेंस से आती है, स्पोरोपोलिन से। तो हाँ जी बेटा, जो आपकी टेपेटम थी, वो एक्चुअली टेपेटम जो स्पोरोपोलिन बनाती थी और निकालती थी, वो स्पोरोपोलिन किसको दे देती थी, वो जाके अपनी स्पोरोपोलिन वाला सब्सटेंस देती थी एक्साइन की लेयर को, ठीक है। तो जो आपकी टेपेटम है जिसने स्पोरोपोलिन नामक सब्सटेंस को बनाया है, वो सब्सटेंस जाके कहाँ जाता है, वो जाता है पोलन ग्रेन की सबसे बाहर वाली लेयर में जाकर समा जाता है, ठीक है। तो स्पोरोपोलिन से ही बनी होती है ये आपकी एक्साइन, यानी पोलन ग्रेन की आउटर वाली लेयर। क्लियर है। तो 2 बातें आपको क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में कि स्पोरोपोलिन सीक्रेट बाय, यानी किसने निकाला है, किसने बनाया है स्पोरोपोलिन। तो स्पोरोपोलिन इज एक्चुअली सीक्रेटेड बाय who had secreted sporopollenin, tapetum, but स्पोरोपोलिन से बना कौन है, ठीक है। स्पोरोपोलिन को बनाया, स्पोरोपोलिन को निकाला बनाया किसने है, टेपेटम ने। लेकिन स्पोरोपोलिन प्रेजेंट कहाँ है और कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो स्पोरोपोलिन प्रेजेंट है पोलन ग्रेन की बाहर वाली एक्साइन की लेयर पर, ठीक है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी एमपी बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। ये जो लेयर है इसमें कुछ प्रोमिनेंट अपेरेचर्स होते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं बेटा, जर्म पोर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पोरोपोलिन या आपकी बाहर वाली एक्साइन लेयर एब्सेंट है, क्योंकि एक्साइन बनी हुई है स्पोरोपोलिन से। तो यदि जर्म पोर पर एक्साइन एब्सेंट है, इसका मतलब जर्म पोर पर
स्पोरोपोलिन भी एब्सेंट होता है। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इंटाइन। तो बेटा ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि एक्साइन किससे बना है। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। अच्छा इंटाइन, इंटाइन देख लो। इंटाइन जो है ये क्या है? दिस इज द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की अंदर वाली लेयर है, अंदर वाली वॉल है। ये किससे बनी है? ये बनी है सेल्यूलोज और पैक्टिन से। तो इंटाइन किससे बनी होती है? सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है। ये क्वेश्चन भी एमपी बोर्ड में आया हुआ है और आ भी सकता है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन। द एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। बता दो बेटा एक्साइन किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिन। ठीक है, सेल्यूलोज से तो इंटाइन बनी होती है। ये पैक्टोसेल्यूलोज नहीं, लिग्निन भी नहीं, स्पोरोपोलिन सही आंसर है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी डेवलप्स इनटू। बेटा अब मैं तुम्हें दो बातें बताने जा रही हूँ, याद रखना, हमेशा याद रखना। फर्टिलाइजेशन के बाद यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन यदि मैं बात करूं तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन मींस फर्टिलाइजेशन के बाद ओवेरी किस में डेवलप होती है? तो जो ओवेरी होती है फर्टिलाइजेशन के बाद वो डेवलप होती है फ्रूट में। ध्यान से मेरी बातों को सुनो। अभी ओवेरी जो होती है, सॉरी फर्टिलाइजेशन के बाद ओवेरी जो है, ओवेरी वो किस में डेवलप हो जाती है? वो किस में चेंज हो जाती है? तो ओवेरी से बनता है फ्रूट। लेकिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल, ओवेरी के अंदर जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल, वो किस में चेंज हो जाता है? वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो आपका आंसर होगा सीड। ठीक है, दो बातें मैंने आपको यहाँ पे लिख भी दी हैं ताकि आप इनको भूलो ना, क्योंकि क्वेश्चन आता है, जो जो चीजों पर क्वेश्चन आता है वो मैंने लिख दिया है। देखो ये लिखा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। ओव्यूल सीड में, ओव्यूल है तो सीड, ओवेरी है तो फ्रूट, ओवेरी है तो फ्रूट। दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी का पूछा था, ओवेरी के लिए आंसर मैंने यहाँ पे लगा दिया है, फ्रूट होगा। नेक्स्ट इज अ टिपिकल एम्ब्रियोसेक इज 8 न्यूक्लिएटेड। और एम्ब्रियोसेक कैसा स्ट्रक्चर है? मैंने बोला एम्ब्रियोसेक, आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड। तो कैसा है? 7 सेल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मपोर इज द प्लेस वेयर एक्साइन इज। जर्मपोर क्या जगह थी? देखो पोलन ग्रेन की बाहर वाली लेयर में इस टाइप से कुछ छेद थे, या बोले जाए कुछ जगह खाली थी, जिसको अपने जर्मपोर कहा था। यहाँ पे एक्साइन प्रेजेंट नहीं थी, यानी एक्साइन इज एब्सेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट्स इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड। अब इस क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंटेग्यूमेंट्स के अंदर कुछ मास होता है सेल का, उसे क्या कहते हैं? इसके लिए पहले भैया मुझे ये समझाओ, पहले मुझे ये समझाओ कि इंटेग्यूमेंट क्या होता है। तो चलो समझते हैं हम इस 15th वाले क्वेश्चन की कहानी को। ये मैं आपको डिटेल में इसलिए भी समझा रही हूँ कि दिस इज द एमपी बोर्ड 2019 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आई हैव रिटन देखो ये रहा आपका स्ट्रक्चर। बेटा अभी मैंने जब आपको एम्ब्रियोसेक पढ़ाया था, मैं एक स्टेप आपको पीछे जाके भी बता देती हूँ ताकि आप रिलेट कर सको। जब मैं आपको, देखो ये रहा वो स्ट्रक्चर, जब मैं आपको एम्ब्रियोसेक बताई तो मैंने बताया था कि एम्ब्रियोसेक ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो
अब मैं थोड़ा सा तुम्हें ये बताती हूँ कि ये पहले से ही प्रेजेंट होता है क्या? नहीं, ये एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर बनता है। कैसे बनता है वो तो नहीं बताऊंगी, लेकिन ये ओव्यूल पहले कैसा दिखता था? यदि ये एम्ब्रियो सैक इसमें बना है, पहले से प्रेजेंट नहीं था, तो ये ओव्यूल पहले दिखता कैसा था? समझते हैं इस ओव्यूल की पहले की सूरत को, ये कैसा दिखता था। देखो, दिस इज द ओव्यूल, दिस इज द ओव्यूल आई हैव। ये रहा तुम्हारा ओव्यूल। बेटा ये जो ओव्यूल है ये किसके अंदर है? ये इस ओवेरी के अंदर है। ये देखो, ये रही ओवेरी और ये इस ओव्यूल, ये रहा ओवेरी के अंदर ओव्यूल। मैं जितनी बातें बताने वाली हूँ आपको यहाँ पे, वो सारी आपकी PYQs ही होंगी, मैं बता देती हूँ पहले ही, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा ही सब आपका PYQ ही है। देखो, सबसे पहला पॉइंट ये समझो कि ये रही मैम ओवेरी, ठीक है। इस ओवेरी के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये है हमारा ओव्यूल, ये बाहर ये है ओवेरी, ये है ओव्यूल। इस ओवेरी को इस ओव्यूल से जोड़ने वाले ये 3 स्ट्रक्चर, तुमको ये स्ट्रक्चर्स कुछ दिखाई दे रहे हैं बीच में, ठीक है। तो इस पे देखो कैसा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले बेटा मैं आपको 3 बातें बताने वाली हूँ, आप चाहो तो उसको लिख भी सकते हो क्योंकि वो चीजें ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग होंगी। सबसे पहला वर्ड, ये रही ओवेरी, ये रहा ओव्यूल। इस ओवेरी को इस ओव्यूल से कौन स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है? तो देखो, ये देखो, ये जो मैं तुमको थोड़ा सा हल्का सा उठा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर होता है बेटा प्लेजेंटा। ये क्या करता है? ये जो प्लेजेंटा होता है, इट कनेक्ट्स, आप लिख भी सकते हैं, इट कनेक्ट्स ओवेरी विथ ओव्यूल, ठीक है। तो ओव्यूल और ओवेरी को एक साथ कनेक्ट करके रखता है प्लेजेंटा। यस, अब ये है यदि प्लेजेंटा और ये है यदि ओवेरी, तो इस प्लेजेंटा को ये है यदि प्लेजेंटा और ये है आपका ओव्यूल, तो प्लेजेंटा और ओव्यूल को आपस में कनेक्ट करके कौन रखता है? ये वाला स्ट्रक्चर जिसको अपन कहते हैं फ्यूनिकल। तो आप अगेन यदि चाहें तो लिख सकते हैं कि फ्यूनिकल कनेक्ट्स प्लेजेंटा एंड ओव्यूल। तो ओवेरी और ओव्यूल को कनेक्ट करता है प्लेजेंटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लेजेंटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, इट एक्चुअली कनेक्ट्स ओवेरी एंड, ऊपर लिख रही हूँ ओव्यूल। तो ओवेरी और ओव्यूल को कनेक्ट करता है प्लेजेंटा, वाइल जो फ्यूनिकल होता है वो इस प्लेजेंटा और ओव्यूल को कनेक्ट करता है। और यहाँ पे आपका यहाँ पे यदि ये वाली बात क्लियर हो तो, है ना, देखो ये प्लेजेंटा वाला तो लिखा रहने देती हूँ, ये वाला ऐसा स्कार जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा धब्बा जैसा, ऐसा बीच में, इसको अपन कहते हैं हाइलम। ये जो हाइलम होता है ये फ्यूनिकल और ओव्यूल को कनेक्ट करता है। तो तुम समझ सकते हो कि प्लेजेंटा किसे कनेक्ट कर रहा है? ओवेरी और ओव्यूल को। बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेजेंटा, प्लीज ध्यान दो, ठीक है। फिर फ्यूनिकल कनेक्ट करके रखता है ओव्यूल और प्लेजेंटा को, वाइल जो हाइलम है वो कनेक्ट करता है इस फ्यूनिकल और ओव्यूल को। तीनों बातें क्लियर है? खैर इतना अंदर शायद तुमसे ना पूछे, लेकिन प्लेजेंटा को अच्छे से पढ़ लेना, बोल दिया मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ आप कि ये जो ओव्यूल है इसमें बेसिकली आपकी 2 लेयर्स होती हैं। देखो, इफ आई एम गोइंग टू मेक दिस ओव्यूल, तो ये जो ओव्यूल है ये एक लेयर बना रही हूं मैं येलो कलर से, और ये देखो ये दूसरी लेयर। ये जो 2 लेयर्स हैं, इन दोनों लेयर्स को अपन क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट्स। दिस इज अगेन अ PYQ कि ओव्यूल की जो लेयर है उसको क्या कहते हैं? ओव्यूल में 2 लेयर्स होती हैं जिनको अपन इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। इस इंटेग्यूमेंट लेयर के अंदर कई सारे ढेर, 1-2 नहीं, कई सारे ढेर यानी मास ऑफ सेल्स भरे होते हैं जिनको अपन कहते हैं न्यूसेलस, ठीक है। अब इन्हीं में से बेटा क्या होता है, खैर ये आपके
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, लेकिन जस्ट एज फॉर इंफॉर्मेशन बता देती हूँ कि इन्हीं न्यू सेलस में से एक आगे आता है और कहता है कि मैं डिवाइड करूंगा, और डिवाइड करके आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनाता है। तो ऐसे हमारे पास एम्ब्रियो सैक बनता है इस न्यू सेलस से। तो ऐसे हमारे पास बनता है एम्ब्रियो सैक इस न्यू सेलस से। ठीक है, इसी में से, इन्हीं इतने सारे मास ऑफ सेल्स में से, यानी न्यू सेलस में से एक सेल बोलेगा आई विल डिवाइड, और डिवाइड होके बना देगा एम्ब्रियो सैक। ठीक है, खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी के लिए आपको क्या पढ़ना है वो सुनो। अभी के लिए तुम्हें क्या पढ़ना है, अभी के लिए तुम्हें बस इतना पढ़ना है कि बाहर वाली जो 2 लेयर्स हैं, ओव्यूल की बाहर की जो 2 लेयर्स हैं, उनको अपन इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। इन इंटेग्यूमेंट्स के अंदर कुछ मास ऑफ सेल्स भरे होते हैं, इन सेल्स को अपन न्यू सेलस कहते हैं। इतनी बातें बस क्लियर होनी चाहिए। एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी की लाइन है जो वही आपका क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी कहती है कि विथ इन द इंटेग्यूमेंट्स मास ऑफ सेल इज फिल्ड विच इज नोन एज न्यू सेलस। ठीक है, अब देख लो आप क्वेश्चन को। अब हम आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, हमारे पास बेसिकली जो क्वेश्चन था दैट इज, क्वेश्चन था कि एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट्स इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड, बताओ क्या कहलाता है? न्यू सेलस। वेरी सिंपल, एक बार समझ लोगे ना अच्छे से क्लियर हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ सीड प्रोड्यूस्ड आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन? ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बनता है? देखो, वैसे तो इसका आंसर एंडोस्पर्म होना चाहिए था, क्योंकि वही बनता है। एक बार मैं फिर भी इसको अच्छे से एनालाइज करके फिर आपको एक दो वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ये क्वेश्चन कि एग्जैक्टली ये सही है या नहीं है, सही भी है या नहीं है। ठीक है, तो इसको इग्नोर करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज दी 17th क्वेश्चन विच इज एमपी बोर्ड 2022 क्वेश्चन। बेटा ये तीनों ही एमपी बोर्ड के क्वेश्चन है, तो इनको चाहे मैं इंपॉर्टेंट ना भी कहूँ तो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट ही समझना। क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म्स हैव एंडोस्पर्म। बताओ, एमपी बोर्ड में यदि आ जाता तो क्या तुम इसे कर लेते? एंडोस्पर्म कैसा स्ट्रक्चर है? ट्रिप्लॉइड। बता चुकी हूँ 10-10 बार। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स? न्यूट्रिशन, नरिशमेंट, न्यूट्रिशन कौन दे रहा है? टेपेटम। इनएक्टिव स्टेट ऑफ एम्ब्रियो इज। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए तुम्हें थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ेगा कि इनएक्टिव स्टेट क्या होती है एम्ब्रियो सैक की। मैंने यहाँ पे आपका आंसर लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बेसिकली आ भी सकता है, इसलिए आई हैव रिटन इट। देखो ये रहा, यस। देखो, अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, मैंने लिखा हुआ है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी क्या होता है बेटा? इट इज द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो, यानी इस स्टेट पे आके, इस स्टेज पे आके जो आपका एम्ब्रियो है वो इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है आपका एम्ब्रियो। तो स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो, जब आपकी जो सीड होती है वो जर्मिनेट नहीं होती है ड्यू टू अनफेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन। तो सीड डोरमेंसी क्या है? ये बेसिकली इनएक्टिव स्टेट होता है एम्ब्रियो का। तो सीड डोरमेंसी क्या है? इनएक्टिव स्टेट है एम्ब्रियो का, जहां पे जो आपकी सीड है, एम्ब्रियो बेसिकली जो आपकी सीड बनी हुई है, सीड बन रही है, वो आपकी जर्मिनेट नहीं कर पा रही है। एम्ब्रियो से आगे सीड बनेगी, तो जो सीड है वो आगे जाके जर्मिनेट नहीं होगी, और यदि बेटा सीड जर्मिनेट नहीं होगी तो आपका आगे जाके प्लांट कैसे बनेगा? तो इस स्टेट में क्या होता है कि सीड सो जाती है। हम कह रहे हैं कि हमारी जो सीड है वो डोरमेंसी में चली गई। ठीक है, यानी इनएक्टिव स्टेट में एंटर हो गई, जहां पे जाके ये आगे जाके डेवलप नहीं होगी, जहां पे ये जो हमारी सीड है वो आगे जाकर डेवलप नहीं होगी। ठीक है, ना ही ये प्लांट में चेंज होगी। ऐसी सीड ये वही हैं जो हम अपने घर पर खाते हैं। बेसिकली जो राजमा होते हैं, छोल, बेसिकली जो राजमा वगैरह होते हैं, ये वही इनएक्टिव सीड्स है ना, ये वही इनएक्टिव सीड्स है जिन्हें हम खा पा रहे हैं। यदि ये एक्टिव हो जाए, है ना, यदि आप इसे प्लांट कर दो तो इसमें से कुछ दिनों बाद
पौधे प्लांट निकलने लगते हैं। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे सीड डोरमेंसी के अंदर क्या होता है बेटा कि वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है और सीड रिलेटिवली ड्राई हो जाती है। वाटर कंटेंट जो है सीड का वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है और सीड हमारी बिल्कुल सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है बेसिकली, व्हाट इज सीड डोरमेंसी। तो आपको पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये आना चाहिए। ठीक है, ज्यादा डिटेल में मैं जा नहीं रही हूँ अभी इस क्वेश्चन में, क्योंकि इतने डिटेल में जाऊंगी तो हम सारे क्वेश्चंस कैसे कवर अप करेंगे। तो ये तो हो गए हमारे पूरे के पूरे आपके ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, इसका आंसर क्या है? इनएक्टिव स्टेट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का इनएक्टिव स्टेट क्या है बेटा? इनएक्टिव स्टेट ऑफ एम्ब्रियो इज डोरमेंसी। तो इसका आंसर आप बता सकते हो, डोरमेंसी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स पर। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? पहला है द मेन फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म इज इन एम्ब्रियो इज। बेटा जो एंडोस्पर्म बना था ना, उसका मेन काम क्या होता है? तो उसका मेन काम होता है खाना को स्टोर करना। जो खाना बन रहा है उसको स्टोर करके रखना है। तो एंडोस्पर्म का मेन काम क्या है? फूड की स्टोरेज, फूड स्टोरेज, यस, फूड स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज योर एमपी बोर्ड का PYQ है। नहीं, ये नहीं है, सॉरी, ये नहीं है, ये वो तो थर्ड वाला है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच अकर्स इन बर्ड। तो बेटा बर्ड में जो पॉलिनेशन होता है उसको अपन क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली। क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली। आप यहां से बेसिकली आंसर देख सकते हो, ऑर्निथोफिली। ठीक है, नाउ दिस इज योर एमपी बोर्ड PYQ थर्ड वाला। तो थर्ड वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैं ऑब्वियसली इन सब चीजों को इरेज कर दूं। यस, थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है एप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बेटा इसके लिए तुम्हें मैं ऑब्वियसली समझाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है ये एमपी बोर्ड का PYQ है, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दिस ऑल्सो। चलो, तो आ जाते हैं हम हमारे एप्पल पर। एप्पल पर यानी फ्रूट पर। देखो बेटा जो फ्रूट होते हैं, ध्यान से सुनो, जो फ्रूट होते हैं वो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर आपको 3 टाइप के फ्रूट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मैं बहुत अच्छे से तुमको क्लासीफाई करके समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना। जो आपको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, ये आपके 1 मार्कर 2 मार्कर में आते हैं इस टाइप यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा जो ट्रू फ्रूट, आपके जो फ्रूट है इस चैप्टर में 3 दिए हुए हैं। ठीक है, एक है आपका ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट वो फ्रूट होता है जो डेवलप होता है ओवेरी में से। बेसिकली यदि हम नॉर्मल कंडीशन में देखें, नॉर्मली देखें, तो जो फ्रूट होता है वो ओवेरी से निकलता है। तो जब भी आपका जो फ्रूट है वो ओवेरी से निकलता है तो अपन उस फ्रूट को क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट, यानी ये असली फ्रूट है, यही है हमारा फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट क्या है? जो डेवलप कहाँ से हुआ है? ओवेरी से। बहुत अच्छे से याद रखना कि ओवेरी से डेवलप होने वाला जो फ्रूट है दैट इज ट्रू फ्रूट। ये डेफिनेशन 2 मार्क 1 मार्क में आ सकती है। नेक्स्ट इज फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट पर बेटा तुम्हारा PYQ आया हुआ है। ठीक है, देखो जब जो आपका फ्रूट होता है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, व्हेन फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम फ्लोरल पार्ट, यानी जब जो आपका फ्रूट है वो जो फूल वाले जो पार्ट होते हैं, यानी कि जो आपका सेपल, पैटल, इस टाइप के जो फ्लोरल पार्ट जो होते हैं आपके फ्लावर में, उसमें से जब आपका फ्रूट निकले, है ना, तब अपन उसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट। वो फ्रूट आपका कहीं से भी निकले लेकिन वो ओवेरी से ना निकले। ठीक है, ध्यान से सुनो, फॉल्स फ्रूट वो है जो ओवेरी से ना निकलकर, वो फ्रूट जो ओवेरी से डेवलप नहीं होता है, अदर देन ओवेरी, यानी ओवेरी के अलावा जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली जो फ्लोरल पार्ट है, ओवेरी के अलावा जो स्ट्रक्चर है फ्लावर में, उनसे डेवलप होता है। जैसे कि एग्जाम्पल थैलेमस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैलेमस तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इस टाइप के फ्रूट को अपन क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट। याद रखना थैलेमस क्या है? थैलेमस तुम कोई फ्रूट नहीं समझना, थैलेमस जो है ये एक पार्ट होता है फ्लावर का। देखो ये आपकी
इस टाइप से यदि अब मुझे फ्लावर भी बनाना पड़ेगा, ये होती है पेडिसल, फिर ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है, फिर यहाँ से आपकी ओवेरी ओव्यूल वो वाला, और यहाँ पे ऐसे निकले होते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये होता है बेसिकली थैलेमस। तो जब आपका फ्रूट ओवेरी के अलावा कोई भी फ्लोरल पार्ट से निकले, तब आप उसको कहते हो कैसा फ्रूट? फॉल्स फ्रूट। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है एप्पल, जो एप्पल होता है बेसिकली वो थैलेमस से निकलता है, ठीक है। एप्पल किससे निकलता है? थैलेमस से। तो यदि थैलेमस आपको समझ में आया तो थैलेमस आपका फॉल्स फ्रूट के अंदर आता है, ठीक है। सच इस टाइप के फ्रूट को अपन फॉल्स फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास एप्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एप्पल एक प्रकार का फॉल्स फ्रूट है जो कि डेवलप हुआ है थैलेमस से। नेक्स्ट इज स्ट्रॉबेरी और कैश्यू नट, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एप्पल आपको रटा होना चाहिए। और फॉल्स फ्रूट की पूरी कहानी, जो जो मैंने यहाँ पे फॉल्स फ्रूट के बारे में लिखा हुआ है वो सब तुम्हें लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक और टाइप का फ्रूट पढ़ोगे आप, वो होता है बेसिकली हमारे पास पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बेटा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, अभी जब मैंने लेक्चर ये जो वीडियो है ये शुरू की थी, तभी मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में तुम एक पार्थेनोकार्पी भी पढ़ोगे। तो मैं तब तुम्हें बताया था कि व्हाट इज इट पार्थेनोकार्पी? पार्थेनोकार्पी होती है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं पार्थेनोकार्पी। तो जो फ्रूट इस प्रोसेस के द्वारा जो फ्रूट बनता है, उस फ्रूट को अपन कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन कहलाता है पार्थेनोकार्पी। तो इस जब हम फ्रूट बना रहे हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उसे अपन कहते हैं पार्थेनोकार्पी। उस प्रोसेस को, इस प्रोसेस के थ्रू जो हमें फल, जो फ्रूट मिल रहा है, वो कहलाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जांपल है बनाना। ये बेसिकली सीडलेस होते हैं, इनमें सीड नहीं होती है, ठीक है। और हाँ, ये दिस इज नेचुरल मेथड, इसको हम नहीं बना रहे, ये एक नेचुरल मेथड है, ठीक है। अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन पर। ये मैंने बहुत डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन किया बेटा, क्योंकि यहां से आपके 1-2 मार्कर क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं। सो एप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ किस टाइप का फ्रूट है? ये फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, यस। ओव्यूल्स आर सिचुएटेड ऑन दीज टिश्यूज इज कॉल्ड। अच्छा बताओ, ओव्यूल किस पर बैठा हुआ है? डायग्राम बताया है ना, देखो हम फिर से हमारे ओव्यूल वाले डायग्राम पर चलते हैं। यहाँ कहीं ही था, देखो ये रहा, यस। तो देखो यहाँ पे आपसे पता क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका ओव्यूल है वो किस पर बैठा हुआ है। तो बेटा ये ओव्यूल है, ये है तो ओवेरी के अंदर, लेकिन ये किस टिश्यू पर बैठा हुआ है? तो तुम्हारा आंसर होगा इस प्लेजेंटा पर। देखो ये ओव्यूल है, ये इस प्लेजेंटा के थ्रू यहाँ पर बैठा हुआ है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा प्लेजेंटा। क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, ये रहा। तो इन प्लांट सॉरी ओव्यूल्स आर सिचुएटेड ऑन दीज टिश्यूज इज कॉल्ड। जिन टिश्यू पर ओव्यूल सिचुएटेड है, बैठा है, उसको अपन क्या कहते हैं? प्लेजेंटा कहते हैं। तो इसका आंसर आप प्लीज प्लेजेंटा लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन प्लांट्स फ्रूट इज फॉर्म्ड बाय। बेटा फ्रूट कैसे फॉर्म होता है प्लांट में? तो मैंने आपको बताया है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनता है ओवेरी से और ओव्यूल से, और सीड बनता है ओव्यूल से। तो इन प्लांट फ्रूट किससे बना हुआ है? ओवेरी से बना हुआ है, ठीक है। सिंगल कॉटिलेडन ऑफ मेज इज कॉल्ड। बेसिकली यदि मैं बात करूं आपके मोनोकॉट्स की, मैं बात किसकी करूं? यहाँ पे मेज सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो आई शुड इरेज दिस, यस। देखो यहाँ पे जो आपका मेज है, इट इज जस्ट द एग्जाम्पल। एक्चुअल में मेज एक मोनोकॉट का एग्जाम्पल है, ठीक है। यदि बेटा मैं बात कर रही हूँ आपके मोनोकॉट्स में, तो मोनोकॉट्स में एक ही कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है, और इस एक कॉटिलिडन को, जो सिंगल कॉटिलिडन है, इसको अपन कहते हैं स्क्यूटेलम। ये क्वेश्चन आपका आई थिंक 2 से 3 बार आ चुका है एमपी बोर्ड में PYQ। तो 7th वाले क्वेश्चन को भी आप PYQ अपनी बुक में मार्क कर लीजिए, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड। ये बता सकते हो आप बिना ही सोचे समझे? एक्साइन होती है,
एक्साइन होते हैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज डिस्कवर्ड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन की बेसिकली जो प्रोसेस है, इसको किसने इसको डेवलप किया था? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको लिखा भी हुआ है, आप पढ़ लेना, दिखा ही देती हूँ बाय द वे, ये रहा देखो, ये रहा, आई हैव रिटन हियर कि डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया है नवाश्चिन ने। एमपी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये एमपी बोर्ड में आई थिंक 2 to 3, 2 बार तो ये पीवाईक्यू आ चुका है। और फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स इज डिस्कवर्ड बाय, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये एज आप नॉलेज, जनरल नॉलेज के लिए आप इसको एज अ जनरल नॉलेज समझ के लर्न कर लो। ठीक है, कि फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स किसने डिस्कवर किया? स्ट्रासबर्गर ने। और डबल फर्टिलाइजेशन किसने डेवलप किया? नवाश्चिन ने। बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिनका एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अब क्यों डिस्कवर किया, ये मैं क्या बता दूं, है ना, लेकिन आपको याद करना है कि इन्होंने डिस्कवर किया था। द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन ऑफ वॉलिसनेरिया इज अकर्ड बाय, सो बेसिकली वॉलिसनेरिया में बेटा आपका वाटर पॉलिनेशन होता है। वॉलिसनेरिया में कैसा पॉलिनेशन होता है? वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। 11th है स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड, तो पोलन ग्रेन की स्टडी कहलाती है पैलिनोलॉजी। यहाँ पे आप लिख लीजिए कि पोलन ग्रेन की स्टडी क्या कहलाती है? पैलिनोलॉजी। ये क्वेश्चन भी एमपी बोर्ड के लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको प्लीज इग्नोर तो नहीं करिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्मेल एंड नेक्टर इज द अडेप्टेशन ऑफ डैश पॉलिनेटेड फ्लावर्स। स्मेल और नेक्टर से कौन अट्रैक्ट होते हैं? जो इंसेक्ट से पॉलिनेशन होते हैं। जो फ्लावर्स इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं वो क्या होते हैं? स्मेल, नेक्टर, उन्हें ही ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है कि वो सुंदर दिखें। ऐसे फ्लावर जो अट्रैक्टिव हों, सुंदर दिखें, अच्छा इनमें इनमें अपनी एक अलग स्मेल हो, और ये इनके पास नेक्टर हो, ताकि इंसेक्ट भी अपना फायदा कर सके। तो इस टाइप के जो फ्लावर होते हैं ये बेसिकली इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं। नेक्स्ट, पॉलिनेशन इन कोबरा प्लांट इन पॉलिनेशन इन कोबरा प्लांट इज अकर्स थ्रू द, तो ये इंसेक्ट के बेसिकली 13th वाले का आंसर हो जाएगा स्नेल। स्नेल के थ्रू कोबरा प्लांट में ये होता है। ये आज तक पूछा तो नहीं गया ये क्वेश्चन। टेट्रा डायनामस स्टेमन आर फाउंड इन, तो ये एक कंडीशन होती है, स्टेमन की भी अपनी अपनी कंडीशन होती है, तो एक प्रकार की कंडीशन, इसको अपन कहते हैं टेट्रा डायनामस स्टेमन। सो बेसिकली नॉट एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आप आंसर देख लो एक बार, मस्टर्ड। क्या है इसका आंसर? टेट्रा डायनामस स्टेमन आपको मिलेगा मस्टर्ड के अंदर। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड, ये एमपी बोर्ड 2023 का क्वेश्चन है। हाँ जी बिल्कुल है। तो अकरेंस ऑफ एक से ज्यादा एम्ब्रियो सीड में होना क्या कहलाता है? इस प्रोसेस को अपन कहते हैं बेटा पॉली एम्ब्रियोनी। दिस प्रोसेस नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये पीवाईक्यू है, जो आपके पीवाईक्यूज है ना, ये वैसे की वैसे, यानी इसमें कुछ चेंज नहीं करते हैं वो लोग, ये आप अच्छे से पीवाईक्यूज देख कर जाओ। तो अकरेंस ऑफ मोर देन एक से ज्यादा एम्ब्रियो, एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो की कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? पॉली एम्ब्रियोनी। ये मैंने आपके लिए लिखा भी हुआ है, ये कहीं है, एक सेकेंड, ये रहा। पॉली एम्ब्रियोनी होती है when one ovule contain many embryos, जब एक ओव्यूल है हमारे पास और उसमें कई सारे एम्ब्रियो हैं, तो डेट इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। इसका एग्जाम्पल है सिट्रस। पॉली एम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल इज सिट्रस। यस, नाउ तो अगर जब एक से ज्यादा, बेटा एक से ज्यादा एम्ब्रियो है सीड में या ओव्यूल, ओव्यूल आगे जाके क्या बनाने वाला है? सीड, है ना। तो चाहे मैं ओव्यूल लिखूं चाहे सीड लिखूं, उसको तुम एक ही समझना, ठीक है। तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो सीड में या ओव्यूल में क्या कहलाता है? पॉली एम्ब्रियोनी। अब आ जाओ आप आपकी मैचिंग पर।
अब आ जाइए हम हमारी मैचिंग की तरफ चलते हैं। मैचिंग में सबसे पहला है पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी का एग्जाम्पल हो जाएगा बनाना, बता चुकी हूँ मैं, इवन आपको जो मैंने नोट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं उसमें भी लिखा हुआ है। तो पार्थिनोकार्पी का आंसर हो जाएगा आपके पास बनाना। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन बेटा सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म की ही क्वालिटी है, ओनली एंजियोस्पर्म्स में। देन लीची, ये आ जाएगा आपका भी। दीज आर नॉट मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, बट क्योंकि परीक्षा बोर्ड में है तो आप देख के जा सकते हो। मैंगो बेटा एक आपका ड्रूप होता है, याद रखिएगा। ट्रांसलेटर इज सी ओक, और ओव्यूल आगे जाके क्या बनता है, सीड में। ठीक है। सो नेक्स्ट आपकी जो मैचिंग है दैट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। अभी अभी आपको समझाया है, तो पॉलीएम्ब्रियोनी मैंने आपको समझाया तो है, लेकिन यदि आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको लिखवाया भी है उसका एग्जाम्पल। जब मैंने आपको पॉलीएम्ब्रियोनी पढ़ाई, मेरे जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाया कि पॉलीएम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल है सिट्रस। देन हेटेरोस्टाइली प्राइम्यूला में है। न्यूक्लियर सेल, न्यूक्लियर सेल इज बेसिकली सेकेंडरी न्यूक्लियस कह सकते हो। ठीक है। पोलन किट जो है दैट इज इंसेक्ट पॉलिनेटेड। अब न्यूक्लियर सेल को तुम लेके कंफ्यूज नहीं हो जाना कि मैम क्या सेकेंडरी न्यूक्लियस, वो थोड़ा सा आप कनेक्ट करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पॉलीएम्ब्रियोनी पता है, पोलन किट भी आप बता सकते हो कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड। फिर हेटेरोस्टाइली, हेटेरोस्टाइली मैंने आपको बताया प्राइम्यूला में है। और न्यूक्लियर सेल, न्यूक्लियर न्यूक्लियस, थोड़ा थोड़ा सेकेंडरी न्यूक्लियस रिलेट लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ वन वर्ड क्वेश्चंस। ये लास्ट बचा है हमारे पास आज के लिए। आई नो मैंने आपका ज्यादा टाइम लिया, बट मैंने जितनी भी कोशिश की है, मैंने जो आपको 1 मार्क्स के आज जो क्वेश्चन करवाए हैं ना, उसमें जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें से यदि 1 मार्क्स का क्वेश्चन 4 मार्क्स से भी यदि कुछ रिलेट करके आज आ जाएगा ना, तो आप वो भी कर लोगे, 4-5 मार्क्स का भी कर लोगे। अब है नेक्स्ट, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो बेटा माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। कैसे हैप्लॉइड होता है तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी बताऊंगी, मैंने लिखा भी हुआ है, थोड़ा सा दिखा देती हूँ तुमको। देखो मैंने ये लिखा है। बेसिकली बेटा हमारे पास क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। यदि मैं आपके, ये मैं बात कर रही हूँ मेल पार्ट में, है ना, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है ये आपका मेल पार्ट में बनता है ना। तो ये सारा आपका मेल पार्ट के अंदर बात हो रही है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। ठीक है। एंथर में जो, देखो मैंने आपको ऐसे एंथर बताए थे, इन एंथर में अंदर है माइक्रोस्पोरेंजिया, ये थे माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें बेसिकली बेटा आपके कई सारे सेल्स होते हैं। जो हमारे पास सॉरी, ये जो हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर कई सारे सेल्स होते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू। अभी आप इतना नहीं समझो, आप बस ये समझो कि यही आगे जाकर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं। तो जो एंथर है उसमें क्या है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर कुछ सेल्स हैं जो आगे जाके माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है बेटा, ये मियोसिस के थ्रू, इसमें कौन सी प्रोसेस, मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। लेकिन ये जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं ये शुरू में ऐसे एक साथ बंधे हुए होते हैं, मतलब एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। तो ये जो एक साथ होते हैं तो अपन इसको कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। बेसिकली जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो है आपका 2n। मियोसिस होगी तो यहाँ पे आपका हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है। मियोसिस में हमेशा में हैप्लॉइड ही मिलते हैं और 4 मिलते हैं। तो मियोसिस से क्या मिलता है, एक से हमें 4 स्ट्रक्चर मिलते हैं, यानी एक मियोसिस से आपको 4 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, 4 हैप्लॉइड गेमीट्स मिलते हैं। ठीक है। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, सॉरी माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी और आगे जाके क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन उससे पहले ये कुछ एक साथ इस टाइप से अरेंज होते हैं, इस स्ट्रक्चर को अपन माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। इसके बाद जाके ये अलग अलग होंगे और ये माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर। तो इससे आपका ये क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत सॉल्व हो ही जाएगा।
व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड? तो माइक्रोस्पोर टेट्राड की प्लॉइडी क्या होगी? हैप्लॉइड होगा, एन होगा, ठीक है। विच कॉम्पोनेंट ऑफ प्रिपेयर इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन? बेटा इंटाइन इज मेड अप ऑफ, समझा चुकी हूं, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। सेल्यूलोज एंड पैक्टिन is going to be your answer. Name a scar on a seed making a point attachment of the ovule. मैं तुम्हें बताया था कि ओव्यूल के पास एक स्कार, एक धब्बा जैसा होता है जिसको अपन हाइलम कहते हैं. So this question is also important. This is also important. Even first is also important. मैं तो कह रही हूँ ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट है. Name the type of pollination which is found in salvia. साल्विया में जो पॉलिनेशन होती है, नेम दैट, कौन से टाइप ऑफ पॉलिनेशन होती है? तो साल्विया में इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होती है. साल्विया जो है इसमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होती है, और इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन को अपन क्या कहते हैं? एंटोमोफिली. एंटोमोफिली, यस. नाउ नेम द प्लॉइडी ऑफ एंजियोस्पर्म, एंडोस्पर्म. एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है? एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है? ट्रिप्लॉइड होता है, यानी कि दिस इज 3n. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी इज अ पार्ट ऑफ फीमेल पार्ट, यानी फीमेल की जगह आप कार्पल या पिस्टल भी लिख सकते हैं. फीमेल पार्ट तो ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ फीमेल, फीमेल का पार्ट है, फीमेल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का पार्ट है, लेकिन उस फीमेल स्ट्रक्चर को अपन पिस्टल या कार्पल कहते हैं, ठीक है. नेम द लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड. अब ये अगेन आपके जीके टाइप क्वेश्चन है, तो बेटा लार्जेस्ट फ्लावर जो है वो है रेफ्लेशिया. क्या है? रेफ्लेशिया. रेफ्लेशिया आपका लार्जेस्ट फ्लावर है, लेकिन एनसीईआरटी में रेफ्लेशिया, लेकिन एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है टॉलेस्ट फ्लावर, इसलिए मैंने वो भी लिख दिया है. तो यदि आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड तो रेफ्लेशिया, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए टॉलेस्ट फ्लावर तो आपका आंसर होना चाहिए एमोर्फोफेलस. यदि पूछा जाए टॉलेस्ट फ्लावर, सो यू हैव टू गिव द आंसर एज एमोर्फोफेलस. ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज रेफ्लेशिया, वेल टॉलेस्ट फ्लावर एनसीईआरटी में भी गिवन है एमोर्फोफेलस, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखवा दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए. जस्ट एज एक दो क्वेश्चंस और होंगे हमारे पास. चलो, नेम द प्लांट इन विच फाउंड इन लॉन्गेस्ट स्टाइल एंड स्टिग्मा. कौन सा प्लांट है जिसमें आपको लॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा बड़े स्टाइल और स्टिग्मा मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मेज. ये तो लर्न करने वाली चीजें हैं, तुम्हें लर्न करनी पड़ेंगी. नेम द हार्मोन विच इज इंड्यूस्ड इन द ओवेरी इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट. ऐसा हार्मोन है जो ओवेरी में दिया जाता है फ्रूट फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट के लिए, है ना, दैट इज ऑक्सिन. नेम द लेयर ऑफ पोलन ग्रेन विच हैज बाइन्यूक्लिएटेड सेल. पोलन ग्रेन की कौन सी लेयर के पास बाइन्यूक्लिएटेड सेल है? ये पॉइंट मैंने आपको नोट्स में नहीं दिया है, आप चाहो तो ऐड कर लो, ये भी टेपेटम ही है. मैंने जहां पे आपको टेपेटम के बारे में लिख कर दिया है उसमें आप एक पॉइंट और ये ऐड कर सकते हो कि टेपेटम भी वो भी लेयर है जहां पे दो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. टेपेटम की जो लेयर है उसमें हर एक सेल, या आप बोल सकते हो जो टेपेटम की लेयर है उसके सेल में बाइन्यूक्लिएटेड यानी दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उसके सेल में, ठीक है. नेम द मास ऑफ सेल विच इज प्रोड्यूस इन कल्चर मीडियम. अब क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ो. क्वेश्चन कह रहा है वो मास ऑफ सेल जो कि कल्चर मीडियम में प्रोड्यूस होता है, ठीक है. ये वो इंटेग्यूमेंट, वो न्यू सेलस वाला मास ऑफ सेल नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कल्चर मीडियम में जो प्रोड्यूस होता है, तो ये हो जाएगा कैलस. आप इसके साथ कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है. ये हो गए हमारे पास आज आपके पूरे के पूरे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग और वन वर्ड. आई नो कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा है, बट मैंने आपको बहुत अच्छे से आई थिंक एक्सप्लेन कर दिया होगा. बाकी यू कैन कमेंट मी डाउन कि आपको कैसा लगा. थैंक यू.